आज से पहले अपनी बेकदरी का, अपनी बेबसी का, अपने बेमन रिश्ते का उसे एहसास हुआ था। वह कितनी ही देर उस खाली डाइनिंग रूम में मेज पर सर रखे बेआवाज रोती रही। उसके आंसू, उसके चुलबुलेपन, वह एक मंजर उसके सारे सपनों को बहाकर ले गया था। वह पैसों के लिए नहीं आई थी, वह एक बोझ समझकर उतारी गई थी। लेकिन उस आदमी ने उसके पति होने की कीमत लगा दी थी। वह एक आया थी, वह नौकरानी थी। बस उस रात उसने फैसला कर लिया था, अगर वह यही चाहते हैं तो ठीक है। अगली सुबह जब निरंजन नाश्ते की मेज पर आया तो वह हैरान रह गया। घर में एक अजीब तरह की चुप्पी हर तरफ छाई हुई थी। कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था, कोई ठहाका नहीं गूंज रहा था। ऋषभ और केशव बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में चुप से अपनी अपनी चेयर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। बबली, जो खुद बच्चों की तरह नाश्ते पर नखरे करती थी, आज एक गंभीरता सजाए आया को समझा रही थी, केशव का दूध खत्म करवाओ और ऋषभ के कपड़ों पर ध्यान रखो, दाग न लग जाए। उसने निरंजन के तरफ देखे बिना उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखी। उसकी आवाज बिल्कुल उदास और सर्द था। निरंजन ने कुछ कहने की कोशिश की। बबली, कल रात जो मैंने कहा था। बबली ने उसकी बात काट दी। आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, नौकरानी को आपकी गाड़ी साफ करने को कह दिया है। उसके शब्द में ना कोई जज्बात थे, ना कोई शिकायत। निरंजन ने उसे देखा, वह कल वाली लड़की नहीं थी। उसका चुलबुलापन, उसकी आंखों की शरारत, सब कुछ जैसे उस एक रात में ही मर गया हो। निरंजन ने कंधे उचकाए। चलो अच्छा ही हुआ, अब ये एक जिम्मेदार माँ की तरह बर्ताव तो करेगी ना, कम से कम घर में सुकून तो होगा ना। लेकिन ये सुकून, एक चुप्पी जल्दी ही निरंजन के दिमाग पर सवार होने लगी थी। वह शाम को घर आता तो घर उसे काट खाने को दौड़ता था। बच्चे अब आंगन में पानी से नहीं खेलते थे। वे अपने कमरे में बबली के पास बैठे चुप से तस्वीरों में रंग भर रहे होते। बबली ने खुद को पूरी तरह उन बच्चों के लिए कैद कर लिया था। वह उनको वक्त पर खाना खिलाती, उनको नहलाती, उनके साथ खेलती, लेकिन अब उसके खेल में भी एक गंभीरतापन आ गई थी। बच्चे, जिन्हें पहले उसकी शरारत अच्छी लगती थी, अब वो उसकी ममता के साए में पलने लगे थे। केशव अब निरंजन की गोद के बजाय रात को बबली के पास ही सोता था। ऋषभ भी, जो पहले अपने चाचा से डरता था, अब हर बात पर मम्मा मम्मा कहता रहता था, उसके आंचल से लिपटा रहता था। बबली ने उन दो अनाथ बच्चों को एक माँ की जगह दे दी थी, जिसकी निरंजन को इच्छा थी। लेकिन इस व्यवहार पर उसने खुद को निरंजन से पूरी तरह अलग कर लिया था। वह उसके कपड़े इस्त्री करती, उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन उससे नजरें नहीं मिलाती थी। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना तो दूर की बात थी। वह इस घर में मौजूद थी, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। एक रात निरंजन केस के फाइलों से थक हार कर देर से घर आया था। उसने सोचा बच्चे सो गए होंगे। वह सीधा उनके कमरे में गया। दरवाजा खोला तो वह मंजर देखकर वहीं ठिठक कर रह गया था। लैंप की हल्की मध्यम रोशनी में बबली बच्चों के बेड के पास ही कालीन पर बैठी सो गई थी। उसका सर बेड के किनारे से टिका हुआ था। केशव उसकी गोद में था और ऋषभ भी अपना सर उसके कंधे पर रखकर सो रहा था। बबली का चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। उसकी खुली जुल्फें उसके बालों पर बिखरी हुई थी। निरंजन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसने देखा कि बबली ने बच्चों को तो कंबल उड़ा दिया था, लेकिन खुद वह बस वैसे ही बैठी थी। निरंजन धीरे से आगे बढ़ा। उसका दिल एक अनजाने एहसास से धड़का था। उसने बबली के चेहरे से उसके बालों का लट हटाने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। उसने बेकाबू होते केशव और ऋषभ के माथे को चूमा था और फिर उसकी नजरें बबली के होठों पर ठहर गई। एक पल के लिए उसके अंदर का मर्द जागा था। उसने बेकाबू उसे कंबल उड़ा दिया और बबली, बच्चे, तीनों को अच्छी तरह से कंबल उड़ा दिया था। उसका हाथ बबली के गालों को छूने ही वाला था कि वह कसमसाई थी। निरंजन जल्दी पीछे हट गया, चुप से कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। उसे वह चुप्पी और गंभीरता औरत नहीं, वह पानी फेंकने वाली और चहकने वाली, उससे लड़ने वाली, शरारत करने वाली पुरानी बबली चाहिए थी। अगले दिन उसने पहल करने की ठान ली थी। वह दफ्तर से जल्दी आ गया। बबली किचन में खाना बनाने वाले कुक को रात के खाने की फरमाइश कर रही थी। निरंजन किचन काउंटर पर टेक लगाकर खड़ा हो गया था। आज खाना बहुत अच्छा बना था। बबली ने उसे मुड़कर नहीं देखा और कहा, धन्यवाद, मैं खाना बनाने वाले को बता दूंगी। निरंजन ने फिर हिम्मत की। मैं ये कह रहा था कि बबली ने नल बंद किया, उसके तरफ मुड़ी। उसकी आंखें खाली थी। मुझे बच्चों को सुलाना है और केशव के लिए कल के लिए कपड़े निकालने हैं। आपको कुछ और चाहिए? निरंजन के पास कहने को कुछ नहीं था। वह उसके इग्नोर करने पर बिल्कुल तिलमिलाकर रह गया था। बबली जो जल्दी से मुड़ गई थी, जैसे उसके साथ एक पल भी खड़े रहना उसको मुश्किल लग रहा था। निरंजन ने गुस्से से काउंटर पर हाथ मारा।
आखिर वह चाहती क्या है? मैंने उसे वही दिया जो वह चाहती थी, इस घर की मालकिन, बच्चों की माँ। लेकिन सच ये था कि निरंजन अब उस जिम्मेदार औरत को नहीं, उस चुलबुली लड़की को मिस कर रहा था, जिसे उसने खुद अपने तानों से चुप करवा चुका था। वह घर में सुकून चाहता था। बबली ने उसे वह सुकून दिया था जो एक शमशान वाले सुकून से कम नहीं था। इंस्पेक्टर निरंजन का एक नया मिशन शुरू हुआ था, अपनी पत्नी की चुप्पी तोड़ना। उसी शरारती बबली को वापस लाने के लिए बेचैन सा हो रहा था, जिसकी आंखें हर वक्त उसे उलझने को तैयार रहती थी। उसने पहल करने के लिए ऐसे तरीके सोचे जो शायद उसके पुलिस वाले दिमाग में नए थे। एक सुबह जब बबली बच्चों के कमरे से निकलकर कॉरिडोर में मुड़ी, निरंजन को वही इत्तेफाक से उस इरादे से खड़ा था कि वह उससे गलती से टकरा जाएगा। लेकिन बबली, जो अब उससे पूरी तरह लापरवाह हो चुकी थी, एक पल के लिए रुकी, उसे जाने का रास्ता दिया और बिना एक नज़र डाले ठंडी निगाहों से आगे बढ़ गई। निरंजन का बनाया हुआ सारा प्लान धरा का धरा रह गया था। वह खुद हवा में हाथ हिलाता अजीब से पोजीशन में खड़ा रह गया। अगली कोशिश ज़्यादा महंगी थी। उस शाम दफ्तर से वापसी पर उसके लिए एक गिफ्ट का डिब्बा नाजुक से हीरे की अंगूठी लाया था। वह आंगन में आई तो उसने डब्बा उसके तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। बबली ने एक पल के लिए उस डिब्बे को देखा, फिर निरंजन के चेहरे को उसकी आंखों में कोई चमक नहीं आई। उसने डब्बे ले ली और उसे धन्यवाद कहा और उसे खोले बिना ही साइड टेबल पर रख दिया। फिर उसकी नज़र उन खिलौनों पर पड़ी, वह जो बच्चों के लिए लाया था। वह मुस्कुराई, एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ बच्चों के लिए ही थी। केशव और ऋषभ, देखो तुम्हारे पापा आपके लिए क्या लाए हैं। वह बच्चों के साथ जमीन पर बैठ गई और निरंजन अपनी लाई हुई अंगूठी को पूरी तरह नजरअंदाज होता देखकर रह गया। उसका दिल चाहा कि वो कहे कि वह अंगूठी बच्चों के लिए नहीं, उसके लिए लाया है, लेकिन असल तूफान तो अभी बाकी था। दोपहर दरवाजे पर घंटी बजी। नौकरानी के बताने से पहले ही घमंडी चंचल जहर में डूबी हुई सीधा आंगन में दाखिल हो गई। बबली बच्चों को कहानियां सुना रही थी। चंचल ने उसे सर से पैर तक देखा। आज बबली ने एक सादा सा मगर खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसा ठहराव था जो चंचल को काट खाने के लिए काफी था। वह मासूम सी उम्र की बबली बेहद खूबसूरत लग रही थी, उसमें कोई शक नहीं था, और यही बात चंचल को चुभ सी गई थी। अच्छा, तो तुम ही हो बबली। वह उधर आई तो बबली ने किताब बंद कर दी, आराम से उठी। उसकी आवाज में न घबराहट थी न गुस्सा। मैं ही हूँ बबली, निरंजन की पत्नी, उसके घर की मालकिन। और आप चंचल? जी हाँ, मैं चंचल हूँ। सही पहचाना तुमने। हाँ, जो इस घर की मालकिन बनने वाली थी। निरंजन की मंगेतर। बबली ने बड़ी नरमी से अपना सर हिलाया। ओह, आप उनकी मंगेतर रह चुकी हैं। काफी यह चाय लोगी। ये व्यवहार चंचल के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। वह निरंजन के घर उसकी होने वाली हवेली पर ये मामूली लड़की मालकिन बनकर बैठी थी। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उसने देखा कि बच्चे अब बबली के पास आकर उससे चिपक गए थे। ये मंजर देखकर चंचल के तन बदन में आग लग गई थी। वह बबली के करीब आई। अब उसकी आवाज पल भर में बदल गई थी। बबली, मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करो। निरंजन तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता है। तुम उसकी मजबूरी हो, मोहब्बत नहीं। बबली चुप खड़ी उसे देखती रह गई। चंचल ने जब देखा कि उसकी बातों का असर नहीं हो रहा तो उसने अपना आखिरी सबसे जहर वाला तीर फेंका था। तुम क्या समझती हो तुम्हारे साथ रहेगा, जिसे न बोलने का ढंग है, न कपड़े पहनने का ढंग है, न तुम्हारी औकात है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारा पति मुझसे आज भी मिलता है। उसने मुझसे वादा किया है। वो बस इन बच्चों का थोड़ा बड़े होने का इंतजार कर रहा है। बबली की आंखें एक पल को छोटी हुई थी। क्या मतलब? मतलब ये बेवकूफ लड़की कि निरंजन जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स देगा और वो मुझसे जल्दी ही शादी करने वाला है। उसने मुझसे कहा है कि वह तुम्हें तुम्हारी कीमत से ज्यादा ही दे देगा और तुम्हें इस घर से चलता करेगा। आखिर तुमने उसके 2 अनाथ भतीजों को संभाला है। अब बबली को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। डिवोर्स, कीमत, ये वही सब थे जो निरंजन ने गुस्से में कहे थे। उसके दिमाग ने जल्दी ही विश्वास कर लिया। उसका चेहरा पीला सा पड़ गया। चंचल उसके चेहरे पर आए रंग देखकर बड़ी खुशी में मुस्कुराई थी। तो ठीक है, खुद ही रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि तुम्हें धमकी देकर निकाला जाए। ये कहकर वो मुड़कर चली गई। उसी शाम जब निरंजन घर आया तो उसके हाथ में बबली का पसंदीदा आइसक्रीम था। वह चंचल की इस हरकत से बेखबर था और आज वह किसी भी कीमत पर बबली को मनाकर उसे बात करके मामले को सेट करना चाहता था। घर में एक अजीब मौत का सन्नाटा था। बच्चे शायद सो चुके थे। वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जहां बबली थी। बबली, देखो मैं क्या लाया हूँ।
उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। बबली कमरे के बीच में खड़ी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आज वो पुरानी वाली आग और गुस्सा लौट आया था। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बच्चे ठीक हैं? बबली ने एक जहर वाली ठहाकों से हंसी। बच्चे, हमेशा बच्चे। उन बच्चों के अलावा आपको कुछ नजर आता है? यह शायद अब आपको सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी नजर आ रही है। निरंजन, जो उसके आंसुओं से परेशान हो गया था, अब उसके इस तरह कहने से उलझ गया था। क्या बकवास कर रही हो बबली? कौन सी होने वाली पत्नी? बबली ने चीख कर कहा, वही जिसे आप आज भी मिलते आए हो, वही जो मुझे मेरी औकात बताकर गई है। आपकी मंगेतर। वह फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों झूठ बोला मुझसे? वह चीखती रही। निरंजन ने उसे बाजुओं से पकड़कर हिलाया था। बबली, होश में आओ, क्या हो गया है? बबली ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। उसने सच कहा कि आप मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। वह हिचकियों के बीच बोल पड़ी थी। आप उससे शादी करने वाले हैं? कब कब दे रहे हैं मुझे डिवोर्स, बता दीजिए, ताकि मैं अपनी कीमत, अपनी तनख्वाह, जो भी आप कहते हैं, वो लेकर यहाँ से दफा हो जाऊं। निरंजन इस इल्जाम पर, उसके जहर भरे सवाल पर बिल्कुल परेशान हो गया था। डिवोर्स? उसका हाथ, वह जिस हाथ में उसने आइसक्रीम ले रखा था, वो हवा में ही रह गया। तुम क्या कह रही हो? कैसा डिवोर्स? बबली ने एक जहर वाला आंसू भरकर ठहाका लगाया। वाह, क्या कलाकारी है! आपको पता ही नहीं है। मैं अभी बताती हूँ। वही डिवोर्स जो आप मुझे देकर अपनी उस अमीर जादी चंचल से शादी करने वाले हैं। वही डिवोर्स जिसके बाद आप मुझे मेरी कीमत देकर निकालने वाले हैं। निरंजन का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसने आइसक्रीम का कप एक तरफ फेंका और आगे बढ़कर बबली को दोनों बाजुओं से जोर से पकड़ लिया। होश में हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? वह यहाँ आई थी, उसने तुमसे ये सब कहा? बबली उसके पकड़ में तड़पी थी। छोड़िए मुझे। हाँ, वो यहाँ आई थी और वो सच ही कहकर गई है। आपका यही मंसूबा है ना? आप मुझसे नफरत करते हैं ना? आपने मुझे कभी वो अधिकार नहीं दिया जो एक पत्नी की होती है। निरंजन ने उसे बड़ी जोर से हिलाकर चुप करवाया। चुप हो जाओ, एकदम चुप। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो बबली ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह डरकर चुप हो गई। निरंजन की आवाज अब गुस्से से ज्यादा एक गहरी जख्म और परेशानी में डूब गई थी। तो तुमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? तुम मुझे इतना गिरा हुआ, इतना घटिया आदमी समझ रही हो? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर किसी और से शादी का मंसूबा बनाया है? बबली ने हिम्मत करके नजरें उठाई। तो और क्या समझूं? आपने मुझे कभी अपनी पत्नी ही नहीं समझा और पत्नी कहा ही नहीं। उसके शब्द अब चीखों से टूटते हुए शिकायतों में बदल गई। मेरी कोई सुहाग रात नहीं हुई, मेरी कोई मुंह दिखाई नहीं हुई। आपने मुझे पहले दिन ही अलग कमरा दे दिया था। आप मुझसे ऐसी बात करते हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। उसके आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं तो सिर्फ इन बच्चों की आया हूँ, एक नौकरानी जिसे आपने पैसों से खरीदा है, जैसा कि आपने खुद कहा था। और फिर उसने वो बात कह डाली जो उसके दिल पर सबसे बड़ा बोझ था। उसकी आवाज़ अब एक जख्मी शेरनी की तरह बदल गई थी। अगर आपने मुझे वाकई अपनी पत्नी माना होता, तो अगर मेरे लिए आपके दिल में जरा सी भी जगह होती, तो क्या आप आज तक मुझसे अधिकार ना लेते? क्या आप मुझे अपना अधिकार ना देते? ये आखिरी शब्द था। ये मासूमियत से भरा शब्द था, मगर गहरी शिकायत कर गई थी जो निरंजन के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगे थे। उसका सारा गुस्सा पल भर में पिघल गया था। उसकी पकड़ बबली के बाजुओं पर नरम पड़ गई थी। वह उसकी आंखों में झांक रहा था, जो शिकायत और एक चुपती हुई चाहत थी। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि बबली की चुप्पी नफरत नहीं, नजरअंदाज किए जाने का दुख था। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। तुम ये चाहती हो बबली, मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊं? बस इतनी छोटी सी बात है। अब उसके सवाल पर बबली ने तड़प कर नजरें चुरा ली। मैं कुछ नहीं चाहती, छोड़िए मुझे आप। लेकिन निरंजन ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और अपने सीने में चिपका लिया। उसे अपने बाजुओं में जोर से कैद कर लिया। बबली का चेहरा उसके चौड़े सीने में टकरा कर रह गया। नहीं, उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही दम तोड़ गई। निरंजन का एक हाथ उसके सर के पीछे, दूसरा उसके कमर पर उसे मजबूती से थामे हुए था। उसकी सांसें बबली के चेहरे को झुलसा रही थी। उसकी आवाज़ अब और ज़्यादा गहराई थी। तुम जानती हो मैंने खुद को कितना रोका। तुम जानती हो तुम्हारी ये चुप्पी, तुम्हारा ये मुझे नज़रअंदाज करना मुझ पर क्या क़यामत लाया था। मैं उस चंचल से नहीं मिला, वो ज़बरदस्ती मेरे सामने आई थी। मैं तुम्हें डिवोर्स देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने आज जो कहा वो कभी सुनना नहीं चाहता था। उससे पहले कि बबली कोई जवाब देती, निरंजन ने अपने होठों को उसके हिलते होठों पर रख दिए। ये एक किस था, एक मोहब्बत का भरोसा था।
वह सारे दिनों का इग्नोर करने का जवाब था जो उसने उस लड़की के नज़रअंदाज करने पर बताए थे। उसके हाथ जो अब तक निरंजन के सीने पर उसे धकेलने की नाकाम कोशिश में लगे हुए थे एकदम सुन्न हो गए। निरंजन का इतना गहरा चूमना था, बबली अपने होठों को हिला भी नहीं पा रही थी। वह इतनी जोर से उसके होठों पर बरसा था, बबली का सांस लेना मुश्किल हो गया था। बबली को लगा जैसे उसका जिस्म पिघल रहा था। जब उसे लगा कि वह अब खड़ी नहीं रह पाएगी, तब निरंजन ने अपने होठों को उसके होठों से अलग किया, लेकिन सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर वे दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। बबली की आंखें नशे में डूब गई थी, उसके गाल दहक रहे थे। निरंजन ने चेहरे को उसके चेहरे के साथ जोड़ लिया था। तुम्हें पत्नी होने का दर्जा चाहिए? उसने बबली के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया, फिर उसी अंगूठे को उसके भीगे हुए होठों पर फेरने लगा। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पत्नी का अधिकार क्या होता है। उसकी आवाज़ में इतनी मोहब्बत, इतना मान था कि बबली कांप गई थी। उसने दोबारा उसके होठों पर झुकना चाहा, लेकिन इस बार बबली ने शर्मा कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। नहीं प्लीज, निरंजन मुस्कुराया। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला था। उसने बबली के चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भर लिया और उसे ऊपर उठाया। उसकी झुकी हुई गीली पलकों को देख रहा था। उसने नरमी से उसके चेहरे को चूमा, फिर उसकी आंखों पर, उसके गालों पर, फिर उसके थोड़ी पर चूमता रहा। एक वादा था। बबली की सारी शिकायत अब खत्म हो चुकी थी। अब वह उसे हटा हटा कर थक चुकी थी। उसको गोद में उठाता बड़ी जोर से दबा गया था। उसे गोद में उठाता हुआ बिस्तर पर लेकर आया था। बबली की डर की वजह से गले में जान अटकी थी। उसने आज अपनी सामत बुला ली थी। अब उससे 1 इंच भी दूर नहीं हिला पा रही थी। बच्चों को तो उसने पहले ही सुला दिया था कि वह बच्चों का बहाना बनाती। उसकी सामत आई थी। उसे बिस्तर पर लिटाता, उसके ऊपर झुकता, उसके होठों पर बरस पड़ा था। अब वो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं कर पा रही थी। होठों पर झुका उसके ब्लाउज के हुक को खोल चुका था। बबली जैसे सिमट कर डर से कांप रही थी। वह अपनी पलकों को नीचे झुकाए बहुत शर्मा रही थी। निरंजन उसके होठों को चूमता हुआ अब उसके गर्दन पर आया था। उसके दोनों हथेलियों को अपने हाथों में फंसाता अब उसके ब्यूटी पोल पर आया था। वह जो पहले ही इतना कांप रही थी, अब धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी और उसके मोहब्बत के आग में तड़प रही थी। वह धीरे धीरे उसके कमर पर हाथ ले जाता, उसके पेटीकोट को भी सरका चुका था। अब बबली पूरी सिमट कर उसके बाजुओं में आ चुकी थी। उसे चूमता हुआ हर जगह से लाल कर चुका था। अब बबली के होठों पर कोई शिकायत नहीं था, सिर्फ आहें भर रही थी। उसकी आंखों को चूमता निरंजन जैसे पागल हुआ था। उसको अपने नीचे एडजस्ट करता, उसकी चीख निकलवा चुका था। बड़ी जोर से चीखती, उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। निरंजन, अब बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगी, ना ही मैं ऐसा कभी सोचूंगी। बबली उस मोहब्बत की दर्द में तड़प उठी थी। निरंजन भी उससे दूर रहकर अपने आप को रोक नहीं पाया था। वह उसके मना करने पर भी उस पर बरस पड़ा था। कहने लगा, बबली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम वो प्यास हो जो कभी नहीं बुझेगा। तुम्हारे में वो आग है जो कभी नहीं बुझेगा। मैं क्या करूं बबली, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी आहों ने तो मेरी दुनिया बदल दी है। अब अपने आप को दूर करने का कभी सोच भी नहीं सकता। बबली आहें भरती रही, लेकिन निरंजन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। निरंजन तो जैसे दीवाना हुआ था। बबली एक के बाद एक झटका खाती रही। अब वह भी निरंजन की मोहब्बत से सुलग रही थी। पूरी रात अलग अलग तरीके से वह एक दूसरे को सुकून पहुंचाते रहे। कभी निरंजन ऊपर होता तो कभी बबली नीचे रहती। कभी बबली की आहें तेज होती, कभी बबली सिसक उठती, कभी बबली की चीख तेज होती। लेकिन सारी रात बबली भी उस मोहब्बत में जलती रही। वह सारी रात उसे थका चुका था कि वह उसके लिए क्या थी। तुम मेरी हो बबली, उसने उसके कान में धीरे से कहा। सिर्फ मेरी, उन बच्चों की माँ, इस घर की मालकिन और मेरी पत्नी। ये कहकर उसने एक पल भी खराब किए बिना उसने बबली को झुकाकर अपनी बाहों में उठा लिया था। बबली की एक हल्की सी चीख निकली थी। निरंजन, ये क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारो। वो भरपूर कोशिश करती, लेकिन उसका दिल किसी और ही धुन में नाच रहा था। वह खुश थी, इतनी खुश कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। निरंजन उसके चेहरे पर आए खुशी के असर को देख रहा था। वह मुस्कुराया था। महीनों बाद वह दिल से मुस्कुराया था। अब मैं हर दिन तुम्हारी शिकायत दूर करने के काम में लग जाऊंगा। आज इस रिश्ते को पूरा कर देने का वक्त है, और अगर अभी कोई शिकायत रह गई हो तो बता देना मेरी पत्नी। निरंजन ने अपना चेहरा उसके ब्यूटी बॉल पर छुपा लिया। अब उसने नामे सिर हिला दिया। उस रात उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी और वह मोहब्बत भरा रात था। अगली सुबह की रोशनी मामूली से कहीं ज्यादा खुशहाली लेकर आई थी।
जब बबली की आंख खुली तो उसने खुद को निरंजन के मजबूत बाजुओं के दबाव में पाया और अब शायद शाम हो चुकी थी। रात भर वे तो मोहब्बत की ईंधन में खुद को जलाते रहे और सुबह होते ही उन्हें बहुत सुकून की नींद आई। और अब शाम होने को आई थी। उसने घबराकर अपना सर उठाया। रात के सारे किस्से उसे एक एक करके याद आने लगे थे और उसके गाल शर्म से दहकने लगे थे। लेकिन निरंजन, जो न जाने कब से जाग रहा था, उस मासूम के चेहरे को ही तके जा रहा था। उसकी कमर के आसपास अपनी बाहों को मजबूती से जकड़ रखा था। वह तो रात से ही खुले जिस्म यूं ही निरंजन के सामने अब उसकी बस हो गई थी। लेकिन निरंजन की मोहब्बत कम नहीं हो रही थी और उसे अपने और करीब कर लिया। उसकी आवाज़, जो कभी बर्फ़ की तरह ठंडी थी, अब गहरी और मोहब्बत भरी निकल रही थी। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो बबली? अपना लाल होता चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा गई। उसका दिल उसके नाम पर धड़क उठा था। वह चुप से सारी शिकायत अब उस एक रात में पिघल कर बह गए थे। सुबह जब वो दोनों नाश्ते की मेज पर आए तो घर के नौकरानी और बच्चे भी उस बदली हुई हवा को महसूस करके हैरान थे। निरंजन ने खुद बबली के प्लेट में नाश्ता डाला और केशव और ऋषभ, जो अपने चाचा को हमेशा गंभीर रूप में देखते आए थे, आज उसे एक अलग ही रूप में देख रहे थे। अपनी माँ के साथ हंसते हुए, उसका ख्याल रखते हुए देखकर खुशी से तालियां बजा रहे थे। आज पहली बार वह बंगला अलग लग रहा था। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ वसूलों पर नहीं, मोहब्बत और सुकून भी था। उसे नई खुशी और जज्बातों से, सुकून से निरंजन को एक नई सुबह दी थी। उसके दिल की वह सारा गुस्सा, उलझन खत्म हो गया था जो उसे अपने पिता या चंचल के रूप में मिलती थी। अब वो सिर्फ अपने भाई का इंतकाम लेना चाहता था, बल्कि वह अपनी पत्नी और उन दो अनाथों को एक सुरक्षित, इंसाफ और मोहब्बत वाली भविष्य देना चाहता था। उसी दिन वह अपने दफ्तर गया। वह अपने सबसे काबिल भरोसे दोस्त को पूछा तो उसका दिमाग अब बिल्कुल साफ था। उसने हुक्म दिया, मुझे वो ट्रक ड्राइवर हर हाल में चाहिए और फिर कनक भाभी के परिवार के पिछले 6 महीने की सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग और बैंक के स्टेटमेंट मेरे बेंच पर लाओ। उसका शक अब अपने पिता कंजलोचन से हटकर कनक के परिवार की झूठी कहानी पर घूम गया था। वह अपने घर से भाग कर आई थी और उसने भाई और माँ बाप की आंखों में सत्तम के लिए नफरत देखा था, डर देखा था। वह उस वक्त समझ नहीं पाई थी। सिर्फ 48 घंटे के छानबीन के बाद सबूत उसके मेज पर थे। कनक के भाइयों ने उस रात सत्यम का पीछा किया था, एक मंसूबा बनाकर कत्ल किया था जिसे हादसे का रंग दिया गया था। वह ट्रक ड्राइवर उनका अपना नौकर था जो अब उनके दूसरे शहर के बंगले में छुपा हुआ था। निरंजन की आंखों में खून उतरा था। उसने अपनी वर्दी पहनी, अपना पिस्तौल उठाया और एक पूरी टीम के साथ उन दरिंदों को कानून के कचहरी में लाने के लिए निकल गया। उसने कनक के भाइयों को उनके गैर कानूनी कामों के बारे में भी पता चला था। वे अपने देश से कई गैर कानूनी तरीके से विदेश में सामानों का सप्लाई करते थे। वो मौके पर ही छापे के दौरान पकड़े गए थे। जब वो उसके सामने सारी जांच पड़ताल करके फर्श पर घसीटे जा रहे थे, तब भी उनकी आंखों में वह दुर्घटना घूमा था और उन्होंने अपने मुंह से सारा स्वीकार किया था। हमारी बहन ने हमारी नाक कटवा दी थी। उसने उस सत्तम के बच्चे से भागकर शादी की थी। हमने अपनी इज्जत का बदला ले लिया था। निरंजन ने उन पर हाथ नहीं उठाया। उसकी आवाज़ उस कमरे में गूंजी थी, तुम्हारी उस झूठी शान और इज्जत ने 2 बच्चों को अनाथ किया है। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। वह केस का खुलासा करके एक जीत की तरह अपने घर लौटा था। ये खबर सबसे पहले बबली को सुनाया था, जिसकी मोहब्बत ने उसे ये ताकत दी थी। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसका फ़ोन बज उठा था। दूसरी तरफ हवेली का पुराना नौकर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। छोटे साहब, बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है। वे अस्पताल में एडमिट हैं और बस आपका नाम ले रहे हैं। निरंजन के पैरों तले से जमीन निकल गई। वे बाप जिसने उसे धमकाकर अलग की थी, आज उसी का नाम ले रहे थे। बबली ने उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर डर गई थी। पापा को हार्ट अटैक हुआ है। बबली ने एक पल की भी देरी किए बिना उसने जल्दी बच्चों को तैयार किया। चलिए, वह आपके बाप हैं। उन्हें इस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है। सारी शिकायतें वहीं पर दूर होगी। निरंजन ने उस औरत को देखा जिसने उसके टूटे हुए परिवार को जोड़ना शुरू कर दिया था। जब वो अस्पताल के प्राइवेट रूम में पहुंचे तो कंजलोचन अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा था। उन्होंने कमज़ोर आंखों से निरंजन को देखा, फिर उनकी नज़रें उन दोनों बच्चों पर पड़ी जो डरकर बबली के पीछे छुपे हुए थे। केशव, जो अब 5 साल का हो चुका था, और ऋषभ अब 3 साल का हो गया था, सत्यम की जीती जागती तस्वीर था। कंजलोचन की पथरीली आंखों से
कई साल बाद ये आंसू निकले थे। ये मेरे सत्तम के बच्चे हैं। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए। केसर और ऋषभ। बबली ने हौसला दिया, जाओ बेटा, वे तुम्हारे दादा हैं। वे दोनों बच्चे डरते हुए आगे बढ़े। जैसे ही ऋषभ ने अपना नन्हा सा हाथ कंजलोचन के हाथ पर रखा, वे फूट फूट कर रो पड़े थे। मुझे माफ़ कर दे निरंजन, मुझे माफ़ कर दे। मैं सत्तम की बगावत से अंधा हो गया था। सत्तम की लव मैरिज करने की वजह से ये सब हुआ है। ये मेरे खून है। निरंजन ने आगे बढ़कर अपने पिता को हाथों में थाम लिया। बस पापा। बबली की आंखों में भी आंसू थे। ये परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। कुछ दिन के बाद कंजलोचन ठीक होकर हवेली वापस आ गए थे। निरंजन और बबली भी बच्चे समेत वहीं शिफ्ट हो गए थे, जो महीनों से वीरान थी। अब बच्चों के ठहाकों से गूंज रही थी। कंजलोचन सारा टाइम पोतों के साथ बिताते थे। तभी उस शांति भरे माहौल में चंचल ने अड़ंगी डाली। चंचल भी वहां आ गई थी। वो शायद कंजलोचन की बीमारी का सुनकर आखिरी दाव खेलने आई थी। निरंजन, तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम इस हवेली की कुर्सी कभी नहीं छोड़ना चाहते। इससे पहले कि निरंजन कुछ कहता, बबली, जो अब चुपचाप रहने वालों में से नहीं थी, वह शरारती लड़की आगे बढ़ी। उसने केशव को अपनी गोद में उठाया। उसके शब्दों में अब हवेली की मालकिन का पूरा रंग आ चुका था। वह कुर्सी के लिए नहीं आए, अपने पिता के लिए आए हैं और हम उनके परिवार हैं। चंचल ने बबली को देखा, जो आज पूरे भरोसे के साथ उस हवेली की असल वारिस लग रही थी। कंजलोचन ने भी अपनी कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, ये निरंजन की पत्नी है, मेरी बहू, और ये मेरे पोते हैं। तुम यहाँ से जा सकती हो। इस हवेली पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। चंचल की ये बेइज्जती बर्दाश्त न थी। वह पैर पटकती वहां से चली गई। उसी शाम कंजलोचन ने निरंजन का हाथ पकड़ लिया। वह कुर्सी हमेशा तुम्हारी थी निरंजन, और तुम्हारी ही रहेगी। सत्तम के बाद अब तुम ही हो उसके वारिस। आज सबके सामने ये हवेली की कुर्सी तुम्हारे नाम करता हूँ। निरंजन ने बबली की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला गई थी। कुछ हफ्तों के बाद हवेली में बाहर लौट आए थे। एक शाम निरंजन और बबली आंगन में टहल रहे थे। बबली अचानक रुकी। उसे चक्कर आया था और उसने निरंजन का बाजू थाम लिया। निरंजन ने उसे परेशान होकर देखा था। बबली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बबली ने उसकी आंखों में देखा। उसके होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उभर आई थी। मुझे लगता है आपको एक और खुशखबरी मिलने वाली है। निरंजन एक पल के लिए सुन हुआ था, फिर खुशी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। उसने बबली को अपनी बाहों में भर लिया। उसी तरह खुशियां उनके आंगन में चहल पहल कर रही थी। केशव और ऋषभ भी अब बड़े हो गए थे। वे दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए थे कि उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में आने वाला है। कुछ महीनों के इंतजार के बाद बबली ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस हवेली में खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी। कंजलोचन भी खुशी से झूम उठे थे। आज कई पुस्तों के बाद उनके घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया था और उनके घर में खुशियों का दीप जला था। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।